प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी जीतू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, यानी कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर है आप सबको, जैसे आप सबको पता है ऑलरेडी। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं इसके 10वें भाग के बारे में। इससे पहले 9 भाग तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली है और मैं आप लोगों को बता दूं इस वाले पार्ट में ये जो चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचेगा, वो हम एक लेसन में और ले लेंगे। तो कुल मिला के 1-2 लेसन और हैं और हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के पार्ट में हमारे पास है क्या कुछ इंटरेस्टिंग। तो आज बहुत सारी अजीब अजीब सी पिक्चर दिख रही होगी। ये एक आपको दिख रही है जापानीज गर्ल गोल गोल घूम रही है स्केटिंग करते हुए। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग डाइव कर रहे हैं, तो देखो डाइव करते करते कैसे गिर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये सब क्या चीजें हैं? ये सब चीजें हैं आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक का नाम है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। याद रखिए, हमने संवेग संरक्षण का नियम पहले भी पढ़ा था। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे तो जो mv का गुणनफल होता है या जो p होता है वो नियत रहता है। ठीक है, आप सबको आई गेस याद होगा। तो हम उसको कोणीय जो संवेग है यानी हमने जो घूर्णन गति है उसके अंदर उसको इंक्लूड करके देखेंगे। और एक और हमारा टॉपिक है लोटनिक गति। वैसे तो लोटनिक गति हमने कुछ कुछ पढ़ी हुई है, लेकिन इस वाले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे पढ़ना है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो ये लास्ट के हमारे 2 टॉपिक बचे हमारे जो इसको हम ओवर करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको हो सकता है बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मिले जो कि काफी, जैसे इससे पहले ही छोटा सा एक टॉपिक लिखा हुआ है लेकिन वो काफी लेंदी लिखा हुआ है और उसमें अननेसेसरी काफी सारी चीजें जो हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। अननेसेसरी नहीं बोलूंगा, वहां पर हम पहले कवर कर चुके हैं। तो आप ऐसा ना सोचिए कि हमने कुछ पार्ट छोड़ दिया, हमने कुछ भी पार्ट मिस नहीं किया। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहे कि आपका कोई भी पार्ट छूटेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले वाले पार्ट से। हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है भाई? जैसा कि आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया भी कि भाई किसी भी वस्तु के कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बलागुण के बराबर होती है। यानी टाउ जो है वो किसके बराबर हो गया? dl/dt। ठीक है ना, L क्या होता है हम सब जानते हैं क्या होता है प्यार? L हमारा होता है कोणीय संवेग। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता, जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखे, पता है मुझे आजकल नहीं देख रहे हो तो मैं, तो ये हो गया हमारे पास कोणीय संवेग। ठीक है, तो ये हमारा कोणीय संवेग है। तो dl/dt किसके बराबर है? टाउ के। कैसे निकाला अपन ने? फॉर्मूला पढ़ा था ना, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। किसी भी वस्तु पे लगने वाला बल जो होता है उसमें उसके रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है। वहां पे समानुपाती का चिन्ह हटाने पे k आता है और k का मान 1 हो जाता है। तो यहां से हम वहां पे सीधा सीधा बोल देते अपन F बराबर dp/dt। वही चीज अगर मैं यहां पे अप्लाई कर दूं तो मैं बोलूंगा बलागुण जो है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। ठीक है, यहां पे अपने टाउ बराबर dl/dt लिख दिया। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, हमने पढ़ा है कि जो टाउ है उसके 2 पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस टाउ के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? 2। एक तो हो सकता है आंतरिक, यानी वस्तु पर लगने वाला आंतरिक बलागुण। ठीक है, और दूसरा हो सकता है वस्तु पर लगने वाला बाह्य बलागुण। अब बात ऐसी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई जो टाउ आंतरिक होते हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं पूरी तरीके से। मान लो कि कोई 2 कण है, मान लो ये ना किसी भी वस्तु के अंदर ही, तो ये है ना इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक कोई इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा इसको कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इस पर लगने वाला कुल नेट बलागुण क्या हो जाएगा? 0। इसलिए जनरली हम टाउ आंतरिक 0 लेते हैं। तो कुल मिला के हम इस टाउ को टाउ बाह्य से सीधा सीधा रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम सीधा सीधा लिखें कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बलागुण जो है वो dl/dt के बराबर है, क्योंकि आंतरिक बलागुण 0 हो जाता है। ठीक है, तो टाउ बाह्य हमारे पास ही आ गया। अब मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हो जाए, अगर कैसा हो जाए कि टाउ बाह्य जो है वो 0 हो जाए, तो ऐसा करने पर dl/dt भी 0 हो जाएगा। अब अगर dl/dt 0 हो रहा है, इसका मतलब L को नियतांक होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नियतांक का अवकलन करने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो यानी L क्या होगा यहाँ पे? नियतांक। L क्या हो गया यहाँ पे? नियतांक। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी नियतांक का अवकलन करने पर, कांस्टेंट का अवकलन करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए 0 ओ नहीं लिखा है वो, है ना। तो L हमारे पास आ गया नियतांक। अब ध्यान से सुनो बच्चों,
एल जो होता है वैसे तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आर इंटू पी भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पर मैं उस फॉर्मूले पे जाऊंगा जो मैंने रेखिक संवेग में भी निकाला था, एम इंटू वी। तो यहाँ पे एम को हम रिप्लेस करते हैं आई से और वी को रिप्लेस करते हैं ओमेगा से, तो एल का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, आई ओमेगा, और ये हमारा क्या है, नियतांक यानी कांस्टेंट। अब भाई अगर दो राशियों का दो भौतिक राशियों का गुणनफल अगर एक नियतांक के बराबर है, मतलब इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के इक्वल है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि आई जो है वो ओमेगा के व्युत्क्रमानुपाती है। आई जो है वो ओमेगा के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब आई बढ़ने से ओमेगा कम होगा और आई कम करने से ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है। और आई किस पे डिपेंड करता है आप सब जानते हो, एम आर स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला, जहां पे आर उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी होती है। इसका मतलब अगर आप घूर्णन अक्ष से दूरी को बढ़ाओगे, अगर आप आर को बढ़ाओगे ओमेगा कम हो जाएगा, अगर आप आर को कम करोगे ओमेगा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखते हैं जो भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, बहुत प्यारा अच्छा सा फॉर्मूला आपके सामने निकल आ गया, ठीक है। चलो चलते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो वैसे तो मैंने लिख दिया है वही स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि अतः बलागुण की अनुपस्थिति में कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, अर्थात बाह्य बलागुण लगाए बिना निकाय के जड़त्व आघूर्ण में परिवर्तन कर दिया जाए तो कोणीय वेग इस प्रकार बदलेगा कि कोणीय संवेग नियत रहे। इन शॉर्ट, अगर आप आई की वैल्यू को चेंज करते हो तो ओमेगा अपने आप को इस तरीके से चेंज करेगा कि आई और ओमेगा का गुणनफल नियत रहे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए जैसे मान लो मैं बताऊं आपको कि अगर मान लो आई जो है वो डबल हो गया, 2i हो गया, तो ओमेगा बोलेगा मेरे को अपने आप को हाफ करना पड़ेगा ताकि कट के आई ओमेगा आ जाए वापस, ऐसा, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये बात सबको समझ आई होगी। अब इसके अपन देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है डाइविंग से रिलेटेड, ठीक है। पिक्चर में आपको पहले बताता हूं फिर इसकी थ्योरी समझेंगे। तो देखो यहाँ पे ये बंदा जब डाइव करने वाला है, ये जब डाइव करने वाले हैं, तो डाइव करते टाइम नोटिस कीजिए कि जब वो डाइव करता है तो डाइव करते टाइम वो अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर लेता है, अपनी बॉडी को। देखो इसने बेंड कर लिया, इस वाले बंदे को थोड़ा नोटिस करो, देखो बेंड कर रहा है अपने आप को, ठीक है। इसने अपने आप को बेंड करा, इसने फिर अपने आप को भी बेंड कर लिया। तो अपने आप को बेंड करने से क्या होता है, अपने आप को ऐसे बेंड करने से, क्योंकि देखो आपकी जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास जो है, जो आपका गुरुत्वीय केंद्र है और जो द्रव्यमान केंद्र है, दोनों के दोनों एक ही बिंदु पर ही, ठीक है। तो वो बिल्कुल सेंटर में। तो अगर आप अपनी बॉडी को इस तरीके से कर्व कर लोगे तो आपकी जो घूर्णन अक्ष जो दूरी है आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की, वो कम हो जाएगी। मतलब आपका आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपका आई कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो आपकी स्पीड पहले से ज्यादा हो जाएगी, आप ज्यादा अंदर तक डाइव कर पाओगे, ठीक है। पानी के हो ज्यादा चीर के अंदर जा पाओगे, काफी अंदर तक जा पाओगे, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल होता है डाइविंग का। और ये बंदे का भी मैंने एक छोटा सा पिक्चर डाल दिया, ठीक है, थोड़ा फील वील आ जाए तुमको समुद्र देख के, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके पीछे का रीजन। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। तो देखें क्या लिखा है कि जब कोई गोताकार ऊपर से जल में कूदता है तो वह सीधे कूदने के बजाय हवा में अपने शरीर को मोड़ते हुए कूदता है। गोताकार जितना ज्यादा अपने शरीर को मोड़ लेता है हवा में, वो उतनी अधिक मतलब कर्तव्य वगैरह दिखाने की बात कर रहा है ये, लेते हुए पानी में अधिक गहराई तक जा सकता है। तो बेसिकली जितना ज्यादा वो अपने आप को बेंड करेगा, आई की वैल्यू उतनी कम होगी, ओमेगा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और वो ज्यादा अंदर पानी तक जा पाएगा, ठीक है। कूदने पर गोताकार अपने में से गुजरते हुए क्षैतिज अक्ष के परित घूर्णन भी करता है। जैसे मैंने आपको बोला, शरीर को मोड़ लेने पर इस अक्ष के परित उसका जड़त्वाघूर्ण आई घट जाता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। बेसिक सा फंडा यही है, ठीक है। आई को बढ़ाओगे ओमेगा घट जाएगा, आई को घटाओगे ओमेगा बढ़ जाएगा, बस हर जगह ये लॉजिक लगेगा, ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हमारी बुक में, एक ये, ठीक है। एक व्यक्ति जो है अपने डंबल, वो एक घूमने वाली कुर्सी होती है ना, गोल 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 चक्के वाली कुर्सी, ठीक है। पंचायत देखी थी, वो चक्के वाली कुर्सी बोलते हैं उसके अंदर। तो एक चक्के वाली कुर्सी है, ठीक है। और उस चक्के वाली कुर्सी पे आप गोल गोल घूम रहे हो, मान लो डंबल्स को लेकर के ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है। और घूमते घूमते आपने अपना हाथ ना यूं कर लिए, यूं करते ही क्या होगा, अब आपकी घूर्णन अक्ष से दूरी जो है, इन डंबल्स की घूर्णन अक्ष से जो दूरी है वो कम हो गई, ठीक है। तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फैन का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, बड़ी पंखड़ी वाला फैन उतनी इलेक्ट्रिसिटी से कम स्पीड से चलता है, जबकि जो छोटी पंखड़ी वाला फैन होता है वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा तेज चलता है। क्यों?
आई घट गया ना उसका, आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा छोटे वाले फैन में, बड़े वाले फैन में आई ज्यादा होता है क्योंकि घूर्णन अक्ष से दूरी ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसका ओमेगा घट जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है। एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों को फैलाकर भारी डंबल को घुमाते हुए किसी मंच पे खड़ा है। व्यक्ति को किसी कोणीय घूर्णन से गति कराई जाती है। जब व्यक्ति अपनी भुजाओं को चित्रानुसार समेट लेता है तो उसका जड़त्वाघूर्ण कम हो जाता है और कोणीय वेग बढ़ जाता है। सब में वही कहानी, जैसा मैंने आपको बोला वही सेम रामायण लिखी है। एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे खुद कर सकते हो। ये रहा एक एक्सपेरिमेंट में अपने को क्या करना है, ठीक है, पिक्चर तो बड़ी मुश्किल से मिली मेरे को, तो कुछ नहीं करना, एक स्ट्रॉ लेनी है, ठीक है, उस स्ट्रॉ में से धागा पास कराना। अच्छा, एक धागा ले लेना पहले, उस पर एक पत्थर है कुछ बांध लेना, बीट बीट कुछ भी छोटी सी, ठीक है, मोती वोती कुछ भी बांध लेना। बांधने के बाद उसको एक स्ट्रॉ में से, स्ट्रॉ वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉ ही बोलते हैं यार, स्ट्रॉ में से पास कराना, ठीक है, धागे को पूरा पास नहीं कराना, थोड़ा सा आगे छोड़ना है और उसको गोल 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 ऐसे घुमाना है, ऐसे उसको पकड़ के ऐसे गोल 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 घुमाना है। सडनली दूसरे हाथ से रस्सी को नीचे थोड़ा सा और खींच देना, खींचने से रस्सी की लंबाई कम हो जाएगी। अब जैसे ही कम होगी आप देखोगे पहले से ज्यादा उतनी ही स्पीड से घुमा रहे हो आप, लेकिन पहले से ज्यादा ओमेगा बढ़ गया है, मतलब उससे ज्यादा तेज घूमेगी पहले से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने लेंथ को कम करा वैसे आई कम हो गया, आई कम होते आपकी ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल और दे रखा है एक डांसिंग गर्ल का, ठीक है, जो स्टार्टिंग मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि डांसिंग गर्ल जो होती है वो जब डांस करती है ना, ठीक है, डांस करते टाइम अपने पैरों को पहले तो लंबा रखती है, वो फिर पैरों को मतलब कम कर लेती, देखा होगा तुमने ना, बहुत सारे सीरियल वीरियल आते रहते हैं उसमें ऐसा होता ही है। तो वो अपने हाथों को ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते एकदम से पास में ले आती हैं या पैरों को पास में ले आती है, तो उनसे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। बढ़ने से क्या होता है भाई, बढ़ी क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू कम हो गई, आई की वैल्यू कम हो गई तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई। हर जगह सेम लॉजिक, ठीक है। चलो, तो आई होप ये एग्जांपल सबको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोटनिंग गति के बारे में बात करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। चलो देखो, लोटनिंग गति वैसे हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लोटनिंग गति का मतलब क्या होता है, जैसे आपका पहिया जो गति कर रहा है, ठीक है, आप जितने भी व्हीकल्स चलाते हो, जैसे मैंने इसको लुढ़काया, ये देखो, ये आगे स्थानांतरण गति भी कर रहा है और अपने अक्ष पर गोल गोल घूम भी रहा है, मतलब इसमें दोनों तरीके की गतियां हो रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लोटनिक गति बोलेंगे। तो लोटनिक गति स्थानांतरण गति और घूर्णन गति का संयोजन होता है, उसका मिक्सचर होता है, ठीक है। तो अगर हम स्थानांतरण गति के बारे में बात करें, तो अगर मैं किसी भी ऐसी बॉडी के बारे में बात करूं जो कि सममित है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, जैसे कि एक बॉल, ठीक है, तो उस बॉल के अंदर जिस वेग से उसका सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र गति करेगा, जो स्थानांतरण गति उसकी होगी, उसके द्रव्यमान केंद्र की वस्तु की उतनी ही वस्तु की भी होगी। मतलब मान लो कि किसी बॉल का सेंटर ऑफ मास 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो उस पूरी की पूरी बॉल में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब 20 मीटर प्रति सेकंड की स्थानांतरण गति करेंगे। ये बात आप समझे? जैसे मान लो ये बॉल है और इस बॉल का सेंटर ऑफ मास जो है बिल्कुल बीच में होगा। सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र, हम बात कर चुके हैं पहले इसके बारे में, तो ये इसका COM है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं अगर इसके COM यानी सेंटर ऑफ मास का वेग V है, VCM का मतलब सेंटर ऑफ मास का वेग, तो इस पूरी की पूरी बॉल में जितने भी कण हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे ऊपर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे कहीं पर भी लो, पूरी की पूरी बॉल के सारे कण, इवन पूरी बॉल जो है वो VCM वेग से आगे की तरफ स्थानांतरण गति करेगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं घूर्णन गति के बारे में बात करूं, तो घूर्णन गति का मतलब क्या हो गया कि घूर्णन गति के अंदर हर बिंदु जो होता है वो घूर्णन अक्ष के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। अब जैसे ये बॉल यूं लुढ़क रही है, ठीक है, तो इसका घूर्णन अक्ष ऑब्वियसली ऐसे गया होगा, ऐसे पेनिट्रेट करके इसको ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, ठीक है। और वो हर कण के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर कण की जो घूर्णन अक्ष से दूरी है वो अलग अलग है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में अपन समझने की कोशिश करते हैं एक एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसके थ्रू। तो ये एनसीईआरटी में आपको डायग्राम जरूर से मिल जाएगा। इसको वैसे हमने पहले थोड़ा समझने की कोशिश की थी, लेकिन इतना फील नहीं आया था, अब फील करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी सारी पहले समझे बॉल है, और इस बॉल का जो हमें रेडियस यानी जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो कितनी रखी है, इसकी बड़ा वाला R। तो इसकी त्रिज्या हमें पता है कितनी, बड़ा वाला R, कैपिटल R, ये है इसकी त्रिज्या R, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो बॉल है वो अपने अक्ष पर ऐसे गोल गोल घूम रही है, यूं, मतलब जैसे नॉर्मली बॉल घूमती है, घूम भी रही है और आगे की तरफ जा भी रही है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जो है यानी इसका COM जो इसके बिल्कुल सेंटर में, वो VCM वेग से गति कर रहा है। अब अगर वो VCM वेग से गति कर रहा है, तो आप इस पूरी की पूरी बॉल में जितने भी कण हैं,
जितने भी कण हैं उन सब का जो वेग है वो इसी दिशा में, आगे की दिशा में VCM ही होगा। चाहे वो कण सी पे पड़ा हो, चाहे P1 पे पड़ा हो, चाहे P0 पे पड़ा हो, चाहे P2 पे पड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली तीन ही बिंदुओं को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही कोई काम का है नहीं। हाँ, तो तीन बिंदु लेंगे अपन यहाँ पे P0, P1 और P2। ठीक है, इन तीन कणों के ऊपर, तीन बिंदुओं पर हम कणों की गति का अध्ययन करेंगे। अब मैं P0 पे बाद में आऊंगा, पहले मैं थोड़ा P2 पे आता हूं। तो अब मैं जरा P2 को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। देखो, क्योंकि P2 का अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो एक तो भाई देखो आगे भी जा रहा है और साथ के साथ क्योंकि घूर्णन गति भी कर रहा है, तो इसका घूर्णन जो भी सर्किल बनाएगा ये, जिसके अंदर ये घूम रहा है गोल गोल, जो घूर्णन गति कर रहा है जिस वृत्ताकार पथ पे, वो ये रहे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रही है तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी दिए हुए बिंदु पर उसके जो वेग की दिशा होगी वो स्पर्श रेखा से परे बना ली। तो देखो, स्पर्श रेखा से परे बना ली। वीआर का मतलब है रोटेशन वेलोसिटी। वीआर का यहाँ पे क्या मतलब है? वीआर का मतलब यहाँ पे रोटेशनल वेलोसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं घूर्णन वेग। ठीक है, हिंदी में तो हम सब जानते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? घूर्णन वेग, क्योंकि घूर्णन गति कर रही है ना ये, इसलिए घूर्णन वेग है इसका। ठीक है, तो ये वीआर क्या है? इसका घूर्णन वेग है। तो ये ऐसे घूम रही है। अच्छा, ओमेगा हमें पता है इसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी इसका कोणीय वेग है। ऐसे ऐसे अपने एक्स में गोल 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 ये घूम भी रही है, आगे भी जा रही है। ठीक है, तो ये वीआर इसका वेग हो गया क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पे घूम रही है। एक और चीज मैंने आपको क्या बोला कि ये लोटनिक गति कर रही है, तो इसका मतलब घूर्णन गति भी कर रही है और स्थानांतरण गति भी कर रही है। और मैंने भी आपको क्या बोला कि आप कहीं पर भी कोई सा भी कण ले लो उस पूरी बॉडी पे, उन सब का वेग वही होगा जो सेंटर ऑफ मास का यानी VCM। तो इसका एक और वेग आ गया आगे की तरफ, VCM। तो देखो, इस कण पे एक्चुअली दो अलग अलग बल लग रहे हैं, दो अलग अलग वेग हैं इसके। सॉरी, पहला तो देखो वृत्त बना देता हूं। इस P2 पे जो पॉइंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो ये रहा P2 आपका पॉइंट है ना। एक तो ये रहा इसका VR, ठीक है, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। एक VCM, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, है ना, स्थानांतरण गति भी कर रहा है वो। तो ग्रीन ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास VCM। तो दो हमारे पास यहाँ पे वेग हो गए, VR जो कि घूर्णन गति करा रहा है इसको, और VCM जो कि इसको स्थानांतरण गति करा रहा है। ये इसको घूर्णन करा रहा है और ये इसको स्थानांतरण करा रहा है। तो देखो, क्योंकि दो अलग अलग वेग है तो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इसके बीच में कहीं होगा, यहां कहीं। ठीक है, इनका रिजल्टेंट हो गया, इनका परिणामी हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, जिसको इसने V2 लिख दिया क्योंकि ये पॉइंट P2 था। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये VR किस पे डिपेंड करती है? देखो, VCM तो सबके लिए सेम होगी, लेकिन VR सबके लिए अलग अलग होगी। इसके लिए VR कुछ और होगी, इसके लिए कुछ और होगी, इसके लिए कुछ और होगी, कोई पॉइंट मैंने लिया तो उसके लिए अलग होगी, क्योंकि घूर्णन अक्ष से सबकी दूरी अलग अलग है। इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी देखो ये रही, ठीक है, इसकी अलग है, इसकी भी अलग है, तो सबकी घूर्णन अक्ष से अपनी अपनी अलग अलग दूरी हो सकती है। तो अगर मैं इसके लिए VR की वैल्यू निकालूंगा तो इसके लिए VR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यानी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, और घूर्णन अक्ष से जो इसकी दूरी है वो कितनी है? R2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ओमेगा R2, क्योंकि V का जनरल फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू R। ठीक है, ये VR की वैल्यू आ गई। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये हमने P2 के बारे में बात करी। अब हम जो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं हमारे इस P0 को। अब जरा ध्यान से सुनिए, हम ये बात वैसे तो पढ़ चुके हैं कि जो भी पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, यानी धरती माता के पॉइंट जो उसके संपर्क में होता है, वो हमेशा क्या रहता है? विरामावस्था में रहता है, मतलब वो गति नहीं करता। ठीक है, हम प्रूफ करते हैं, जरा इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो, अब हम जानते हैं कि एक तो VCM होगा आगे की तरफ, लेकिन ये तो गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है गोल 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 गोल। एक तो आगे ले लेते हैं अपन, ये हो गया हमारे पास VCM, और क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, तो एक यहां पे हो गया हमारे पास VR। अच्छा, VR की वैल्यू किसके बराबर? ओमेगा कोणीय वेग था, और घूर्णन एक्सिस की दूरी कितनी है? R। तो VR की वैल्यू हमारे पास हो गई R ओमेगा।
और ये r ओमेगा VCM के इक्वल ही है, इसलिए पी नॉट पे जो भी पॉइंट होगा वो किसमें होगा, विरामावस्था में। पी नॉट पे जो भी पॉइंट होगा वो किसमें होता है, हमेशा विरामावस्था में। इसलिए ये r ओमेगा जो है ये इस VCM को कैंसिल करना चाहिए। तो यानी हम यहां से कंक्लूजन निकाल के बोल सकते हैं क्या, कि जो बिंदु पी नॉट पर जो हमारा आर ओमेगा है वो किसके बराबर हो गया, VCM के। तो एक VCM की वैल्यू भी हमें मिल गई कि VCM की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, आर ओमेगा के इक्वल होती है। यानी अगर हमें किसी भी वस्तु का सेंटर ऑफ मास का वेग निकालना है, ठीक है, उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है, तो अपन आर ओमेगा कर देंगे, यानी उसकी जो भी त्रिज्या है उसको ओमेगा से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये प्रूफ करा किस बेसिस पे, कि पी नॉट किस पे है, विराम में, क्योंकि जो भी धरती माता के संपर्क में होता है हमेशा विराम में रहता है, ठीक है। अब हम P1 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, P1 के अंदर अगेन वही दो वेग हैं, एक तो कौन सा वेग है, एक तो VCM जो उसको स्थानांतरण गति करा रहा है, और एक दूसरा VR जो कि उसको इस तरीके से घूर्णन गति करा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब, और दोनों की दिशा देखो फॉरवर्ड ही आगे की तरफ ही है, दोनों की दिशा आगे की तरफ ही है, क्योंकि ऐसे घूम रही है बॉडी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर दूं तो देखो, एक तो हो गया हमारे पास VCM और एक हो गया इसका VR। VCM अभी अपन ने निकाला आर ओमेगा, सबके लिए सेम ही रहना है। और अगर मैं VR के बारे में बात करूं तो भी इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी आ रही है, ये ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है, तो यानी इसका जो वेग हो गया वो गया 2r ओमेगा या 2VCM, कुछ भी लिख लो। यानी इस पॉइंट पे P1 पॉइंट पे जो भी हमारा कण होगा उसका वेग क्या होगा, 2VCM। क्यों, एक तो था VR, ठीक है, क्योंकि इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी r है, ओमेगा कोणीय वेग है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा इंटू r, VR की वैल्यू ये। और VCM की वैल्यू अभी हमने निकाल ली यहां से, r ओमेगा जो हर जगह के लिए सेम रहेगी, इसलिए हो गया 2VCM या 2r ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट को आराम से ऑब्जर्व करके देख लिया। अब अच्छा, सी पॉइंट पे जो पॉइंट है उसके बारे में बात कर लूं तो उसमें सिर्फ एक ही गति होगी, वो है VCM, क्योंकि ये हमारे घूर्णन अक्ष पे ही स्थित है, ये हमारे घूर्णन अक्ष पे ही स्थित है, तो घूर्णन अक्ष की जो दूरी है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि घूर्णन गति कर ही नहीं रही है एक्चुअली, ठीक है। तो आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा कि किस किस तरीके से हमने अलग अलग पॉइंट को ऑब्जर्व करा और देखा कि वस्तु किस तरीके से लौटने गति कर रही है, ठीक है। तो बस अपने को यहाँ पे याद क्या रखना है, याद ही रखना है कि अगर कोई वस्तु लौटने गति कर रही है तो उसके हर बिंदु पर जितने भी कण हैं उन सब के लिए जो वेग है, स्थानांतरण गति का जो वेग है, वो VCM के इक्वली होता है। बाकी VR सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी घूर्णन अक्ष दूरियां अलग अलग होती है, ठीक है। और वस्तु का जो वेग है वो इन दोनों पे निर्भर करता है, इन दोनों के परिणामी के बराबर होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोटनिक गति की गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखो, जब कोई वस्तु लोटनिक गति करती है तो ऑब्वियसली उसके पास गतिज ऊर्जा ही होगी, क्योंकि वो गति कर रही है। अब बात यह है कि वो स्थानांतरण गति भी कर रही है और घूर्णन गति भी कर रही है, तो बेसिकली उसके पास दो अलग अलग तरीके की ऊर्जाएं होनी चाहिए, गतिज ऊर्जाएं, एक स्थानांतरण की वजह से और दूसरा घूर्णन की वजह से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लोटनिक गतिज ऊर्जा है, अगर कोई वस्तु लोटनिक गति कर रही है तो लोटनिक गतिज ऊर्जा जो है वो किस किस के बराबर होगी, एक तो स्थानांतरण गति की वजह से जो उसके पास गतिज ऊर्जा है, तो एक तो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा जो हमेशा हाफ mv² होती है, और एक हमारी घूर्णन गतिज ऊर्जा, प्लस लगाना है, प्लस। घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये दोनों का जो योग है वो हमें लोटनिक गतिज ऊर्जा देगा, ठीक है। यही सारी रामायण, ये सारी एनसीईआरटी से निकाली मैंने, कहीं और से नहीं निकाली, ठीक है। तो लोटनिक गति की गतिज ऊर्जा को स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा और घूर्णन की गतिज ऊर्जा में पृथक्कत मतलब अलग अलग कर सकते हैं अपन। किसी ने कहा है कि गतिज ऊर्जा k को द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा mv²/2, क्योंकि स्थानांतरण गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है बेटा, हाफ mv², है ना। जब पे v क्या होता है,
उसका वेग, स्थानांतरण वेग। और हम सब जानते हैं कि स्थानांतरण जो वेग होता है वो उसके सेंटर ऑफ मास यानी VCM के बराबर होता है। यानी इसको मैं हाफ m VCM का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कि स्थानांतरण गति अगर वो लौटने गति कर रहा है तो स्थानांतरण वेग जो है वो सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र के वेग के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए यहां पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और एनसीईआरटी ने भी ऐसा ही लिखा है कि किसी निकाय की गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा की बात क्यों करी उसने, क्योंकि वो जो उसका वेग होता है वो स्थानांतरण वेग के बराबर होता है। और निकाय के द्रव्यमान केंद्र के परित जो गतिज ऊर्जा है k डैश उसके योग के बराबर होता है, मतलब घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, बस इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो इन सबको हम हटाते हैं। सो यहां पे हम बोल रहे हैं कि जो कुल गतिज ऊर्जा है k, एक तो कोई हाफ mv स्क्वायर स्थानांतरण प्लस k डैश घूर्णन, ये किसकी है, स्थानांतरण, और ये किसकी है, घूर्णन। अब जैसा हम बोल चुके हैं कि स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ली जाएगी, यानी इसको मैं लिख सकता हूं हाफ m VCM का स्क्वायर, सिंपल, प्लस। अब बात आती है घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में। तो देखो बच्चों, जैसे वहां पे जनरल फॉर्मूला अपन ने हाफ mv स्क्वायर पढ़ा था, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा था हाफ mv स्क्वायर, तो m को हम यहाँ पे i से और v को हम ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब बात ऐसी है कि मैं इसमें से ना कुछ कॉमन नहीं ले पा रहा हूं, मुझे एक जनरल एक्सप्रेशन चाहिए, मतलब एक व्यंजक चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, और यहां से मिल नहीं रहा है मेरे को, तो मैं थोड़ा सा ना चेंज करूंगा कि भाई v की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू v की टर्म्स में लिख दूं। तो देखो ओमेगा किसके बराबर होता है, यहां लिख देते हैं हम, वैसे तो VCM जो होता है वो ओमेगा इंटू r के बराबर होता है, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, VCM बटा r। r क्या, उसकी त्रिज्या, इसको बड़ा वाला r ही लिख लेते हैं, है ना, बड़ा वाला r इसकी त्रिज्या। गोले के बारे में बात चल रही, ध्यान रखना भाई, सारी बातें हम गोले के संदर्भ में ही कर रहे हैं। तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। और i किसके बराबर होता है, i बराबर होता है m k स्क्वायर। k क्या था, रेडियस ऑफ जायरेशन, परिभ्रमण त्रिज्या। ये सब पहले पढ़ाया हुआ, इसलिए कह रहा हूं पहले वाले देख लिया करो, परिभ्रमण त्रिज्या। तो दो चीजें अगर मैं यहां पे रखूं, एक तो परिभ्रमण m k स्क्वायर i की वैल्यू, और एक ओमेगा बराबर VCM बटा r, ये दोनों चीजें पढ़ी हुई हमने। ये रखने के बाद हमें मिलेगा 1/2 mVCM स्क्वायर प्लस 1/2 i की वैल्यू कितनी है, m k स्क्वायर, ओमेगा की जगह कितना आएगा, VCM बटा r का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसको थोड़ा खोल के देख लेते क्या क्या आ रहा है। देखो कितना आएगा, हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ m k स्क्वायर VCM स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। देखो ये रहा, इसका स्क्वायर कर दिया दोनों का। ठीक है, अभी देखो 1/2 VCM का स्क्वायर यहां पे भी आ रहा है, 1/2 VCM का स्क्वायर यहां पे भी आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। यहां पे कुछ नहीं बचा, एक तो बचा ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो होता है, अब एक बचा, और यहां पे हमारे पास k स्क्वायर बटा r स्क्वायर। तो ये हमारे पास गतिज ऊर्जा निकल गई किसकी, कोई भी वस्तु अगर लौटने की गति कर रहा है, तो कोई भी वस्तु अगर लौटने की गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा का ये सूत्र हमारे पास में आ गया है। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि लौटने गति करते हुए किसी कण की गतिज ऊर्जा स्थानांतरण गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक छोटा सा, एक्चुअली न्यूमेरिकल तो नहीं बोल सकते, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसने ना एक्चुअली डेरिवेशन डाल दिया। ठीक है, वो भी हम देखेंगे क्योंकि वो इसी से कोरिलेटेड है, इसी का वही है वो, है ना। देखो क्या कहाँ है, ये रहा। ठीक है, आप आराम से पढ़ लीजिए, पॉज वॉज करके,
मैं आप लोगों के लिए तब तक डिक्टेट कर देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? 3 पिंड मतलब 3 अलग अलग वस्तुएं। एक है हमारे पास वलय, वलय मतलब रिंग, ठीक है, वो रिंग वो जो अपन पहनते ही हैं, या फिर बेंगल ले सकते हो, चूड़ी। एक ठोस बेलन और एक ठोस गोला, इन्हें 3 चीजें मेरे पास। एक है रिंग, दूसरा एक गोला और एक है हमारे पास बेलन, ठीक है। 3 चीजें हमने ली है एक नत समतल पर बिना फिसले। अब देखो, लौटने गति करने की कंडीशन यही होती है कि वो स्लाइड नहीं करना चाहिए, वो फिसलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो फिसल गया ना तो फिर उसको हम लौटने गति नहीं बोल सकते। तो इसलिए वही उसने बोला है बिना फिसले लौटने गति करते हैं। वे विरामावस्था से गति प्रारंभ करते हैं अगर सारे पिंडों की त्रिज्या बराबर है। तो बताइए कौन नत समतल के आधार पर सबसे अधिक वेग से पहुंचता है, मतलब सबसे ज्यादा वेग किसका है पहुंचते टाइम, वो अपने को देखना है। तो देखो ये हमारा नत समतल और ये हमारा इसका एंगल थीटा। हम मान लेते हैं ये किस ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट रख दी, 3 अलग अलग वस्तुएं रख दी है, ठीक है। एक है हमारे पास रिंग, एक है हमारे पास गोला और एक है हमारे पास बेलन। तीनों की त्रिज्या बराबर और तीनों की कराई रेस कराने के बाद अपन देखेंगे कि सबसे तेज नीचे कौन पहुंचेगा, सबसे पहले कौन पहुंचेगा वो भी हम पता कर सकते हैं। जो सबसे तेज वेग से जाएगा ना वही सबसे पहले पहुंचेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पर टाइम हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा। तो हम सबसे पहले बस ये जानना चाहते हैं कि तीनों में से जो पहुंचेगा ना उसमें से वेग सबसे ज्यादा किसका होगा, मतलब सबसे ज्यादा वेग कौन लेकर आएगा अपने साथ, वो देखना चाहते हैं। तो देखो बहुत आसान है इसके लिए कैलकुलेशन, क्योंकि हमने निकाल लिया कि जो गतिज ऊर्जा है वो ये थी, है ना। कोई भी अगर कण जो है वो लौटने गति कर रहा है तो उसके पास इतनी गतिज ऊर्जा होगी। अब हम जानते हैं कि जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसकी सारी की सारी जो गतिज ऊर्जा है उसको कहां से मिली, कैसे आई, वो किसी ऊंचाई पर रखा हुआ था, गुरुत्वाकर्षण के अधीन रखा हुआ था। मतलब अगर कोई भी वस्तु यहां पर है तो उसके पास mgh गतिज mgh स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। क्योंकि हम बड़ा वाला m मान के चल रहे हैं ना इतनी देर से, तो हम इसको बड़ा ही लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा दिमाग हमें खपाना ना पड़े बार बार। तो बड़ा वाला m लिया हमने। mgh इसकी स्थितिज ऊर्जा है और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा में। यानी हम इसकी गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा से बैलेंस कर सकते हैं, उससे उसकी तुलना कर सकते हैं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं और एनसीईआरटी ने भी ऐसा माना है, घर्षण की वजह से, ऊष्मा की वजह से और किसी भी रीजन से आपकी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, मतलब आइडियल केस है, ठीक है। देखो सिंपल कुछ नहीं, जो हमारा के था उसको mgh के बराबर रख दो। अब के क्या था भाई, के अभी हमने पीछे निकाला, 1/2 mvcm का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये था ना, हाँ यही था। फिर बोलोगे सर यहाँ गड़बड़ कर दिया आपने, हाँ जी ठीक है। और ये किसके बराबर है, mgh की। देखो m से तो m मर गया, m से तो m मर गया, इसका मतलब हमें यहाँ से ही समझ आ रहा है कि वस्तु का जो वेग है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है, क्योंकि m से मर गया, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद एनसीईआरटी ने तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि अगर तीनों का द्रव्यमान सेम हो तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोले कुछ नहीं, क्योंकि वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से VCM निकाल लेते हैं, बहुत आसान रह गया, अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें। तो हमारे पास क्या बच क्या रहा है, VCM का स्क्वायर अपॉन 2 बच रहा है, 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर और यहाँ पे GH, ठीक है। हमें VCM चाहिए, बस इतना दिमाग में अच्छे से रख लेना। इसको वहां पे लेके जाते हैं, ये 2GH हो गया और ये पूरा का पूरा देखो गुणा में, ये पूरा का पूरा गुणा में, वहां पे जाके किस में हो गया, भाग में। ये आ गया हमारे पास VCM के स्क्वायर की वैल्यू, पर हमें तो VCM चाहिए। VCM देखो किसके बराबर हुआ, इस पूरे का रूट, तो ये पूरी की पूरी टर्म रूट में आ गई, 2GH बटा 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ध्यान रखना ये आर स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ के नीचे और किसी के भी नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये VCM आ गया, यानी VCM जो है वो कुल मिला के किस पे डिपेंड करता है, इस के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जिसके लिए के अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम होगी उसके लिए V की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना कम उतना बढ़िया, ठीक है। तो अब हमें 3 चीजें दे रखी, सबसे पहले बल है। अब हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जो I है वो किसके बराबर होता था, m के स्क्वायर के, याद होना चाहिए आपको, हमने पढ़ा हुआ ये।
तो वलय के लिए यानी रिंग के लिए अगर वो ऐसे लुढ़क रहा है गोल 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 गोल, तो जो आई होता है वो किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के। ये हमने निकाला हुआ ही है, फॉर्मूला सबको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निकाल दो, ये देखो एम से तो एम कैंसिल ही हो गया, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के, ठीक है। वलय के लिए तो हमने निकाल लिया, सबके लिए निकाल लेते हैं फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे। वलय के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, बेलन है ना, तो बेलन के लिए वही सेम आई बराबर एम के स्क्वायर, आई हमने क्या पढ़ा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। बेलन एक रिंग की तरह, डिस्क की तरह बिहेव करता है, रिंग नहीं डिस्क, रिंग तो अलग हो गया ना, डिस्क की तरह बिहेव करता है, चकती की तरह बिहेव करता है, एम के स्क्वायर। तो ये m से फिर m मर गया, हमें क्या चाहिए, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये r को डिवाइड में ले जाओ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1/2 के, इसके लिए और कम मिला। और लास्ट गोला, तो गोले के लिए i किसके बराबर हो गया, वही m के स्क्वायर। अब गोले के लिए हमने पढ़ा, वो मैंने बोला था आपको लर्न करना पड़ेगा, वो क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। इसके अंदर कोई वो नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, 3-4 तो ये, एक तो रिंग है, एक तुम्हारा वलय है, वलय मतलब रिंग एक ही हो गया, उसके अलावा आपकी चकती है, एक गोला है, एक बेलन है, बेलन एक्चुअली आपकी चकती होती है तो कुछ अलग लर्न नहीं करना, और एक आपकी रॉड, ठीक है। बस ये 5 ही तो चीजें हैं। तो हमारे पास यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया, वो आ गया हमारे पास 2/5 के, तो हमें सारी वैल्यू मिल गई है। वैसे मैंने आपको अभी बोल दिया, जिसके लिए वैल्यू सबसे कम उसके लिए v की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इसके लिए सबसे कम आ रही है, देख लो भले आप रख के, ठीक है। पर फिर भी हम निकाल देते हैं। देखो अगर मैं वलय के बारे में बात करूं, ठीक है, देखो जनरल फॉर्मूला ये था। अब वलय के अंदर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 1, तो देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2, 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो वलय के लिए हो गया 2gh/2, तो कितना आ गया वलय के लिए, ये वेग आ गया हमारे वलय के लिए। वलय के बाद बेलन, बेलन के लिए था आधा, 2gh, और नीचे 1 + आधा, 1 + आधा कितना हो गया, 1.5, यानी 3/2, ठीक है। 3/2 हो गया हमारे पास नीचे, और ये 2 है वो कहां चला गया, ऊपर, तो हमारे पास 4/3gh, ठीक है ना। देखो क्या किया हमने, यहां कर देता हूं मैं, जिसको थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन नहीं समझ रही उसको देख लें। ये आ गया हमारे पास 3/2, ये 2 कहां चला जाता है, ऊपर, ठीक है ना। आई हैव होप इतना पता है सबको। तो ये 4/3gh आ गया। इसे गोले के लिए हमारे पास आएगा 2gh, और ये अपॉन में 1 + 2/5, 2/5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 7/5, एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम आएगा, 5 और 2 कितना हो गया, 7/5, और ये 5 का चला गया ऊपर, तो 5 दूनी हो गया 10, इसका आ गया 10/7 GH, ठीक है ना। सारी वैल्यू अपन ने निकाल दी है। तो ऑब्वियसली सबको दिख रहा होगा कि सबसे जो ज़्यादा वैल्यू 10/7 की है, ठीक है। इसलिए जो गोला है वो जब नीचे पहुंचेगा तो सबसे ज़्यादा वेग के साथ पहुंचेगा, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको और बोला, लास्ट में और लिखा हुआ है कि भाई जो नीचे जब तीनों पहुंचेंगे ना, तो क्या बोलते हैं, अगर मैं तीनों का द्रव्यमान सेम कर दूं तो रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेग द्रव्यमान पे निर्भर करता ही नहीं है। पूरे एक्सप्रेशन में क्या दिखा क्या आपको, कहाँ का एक्सप्रेशन, ये रहा देखो पीछे, हाँ ये रहा, इसमें कहीं द्रव्यमान आ ही नहीं रहा है। तो आप चाहे द्रव्यमान तीनों को अलग अलग रखो, सेम रखो, मैटर नहीं करता, उससे उनके वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, हमने आइडियल केस लिया है, मतलब हमने घर्षण वर्षण को इंक्लूड नहीं करा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो सबसे ज्यादा वेग से नीचे पहुंचेगा वो सबसे पहले भी पहुंचेगा, मतलब गोला सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो इसी के साथ ही यहाँ पे चैप्टर हमारा हो जाता समाप्त, ठीक है। और हमने सारे जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर के ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। बिल्कुल भी ना सोचे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ टॉपिक जो बाद में लिखे एनसीईआरटी में वो मैंने पहले ही करा दी हूँ।
एक भी आपका टॉपिक नहीं छूटा। और इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब बच्चे हमारे न्यूमेरिकल्स, तो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे इसके न्यूमेरिकल। इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। चलिए बाय बाय टू ऑल।